Like, share, comment. My channel, Radiology Master. हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक्सरे जनरेटर के बारे में। एक्सरे जनरेटर आपका क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। और इसमें हमारे जनरेटर में क्या क्या हमारे पास इक्विपमेंट्स होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप ये समझ लो कि जो हमारा एक्सरे जनरेटर होता है, जनरेटर के नाम का कोई इक्विपमेंट नहीं होता। हम आपको पहले क्लियर कर दें कि जैसे आप बाइक देखते हो, बाइक में हमारे पास होता है एक इंजन। क्या इंजन में कोई ऐसा इक्विपमेंट होता है जिसका नाम इंजन हो? नहीं। इंजन हमारे कुछ कई सारे इक्विपमेंट्स को मिला करके एक सिस्टम तैयार किया जाता है जिसको हम इंजन बोलते हैं। जैसे बाइक के इंजन की अगर हम बात करें तो हमारे पास पिस्टन होता है, रिंग होता है, हमारे पास वहाँ पे एक हमारे पास कई सारे इक्विपमेंट मिल करके फिर हमारा वो बनाते हैं, एक इंजन बनाते हैं। हमारा एसी ले लो, फैन ले लो, फैन नाम का क्या कोई इक्विपमेंट होता है? नहीं। कई सारे इक्विपमेंट मिल करके एक सिस्टम बनाते हैं जिसको हम फैन बोलते हैं, जिसको हम जनरेटर बोलते हैं। इसी तरीके से हमारा एक्सरे जनरेटर है। एक्सरे जनरेटर का काम है वोल्टेज को बढ़ाना और फ्लक्चुएशन जो हमारा था एसी करंट को उसको कम करना। तो एक्सरे जनरेटर कोई एक किसी के एक इक्विपमेंट का नाम नहीं है, बल्कि एक पूरे सिस्टम का नाम है जिसमें आपके पास कुछ इक्विपमेंट होते हैं। कौन से? सबसे पहला आपका इक्विपमेंट है ट्रांसफार्मर, उसके बाद दूसरा इक्विपमेंट मेन इक्विपमेंट है रेक्टिफायर। ये दोनों हैं। ये हम जनरेटर का यूज करते क्यों हैं? एक्चुअली हमारे पास जो इनपुट वोल्टेज आता है हमारे रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में, वो आता है 220 वोल्ट का। और 220 वोल्ट हमारे एक्सरे को प्रोड्यूस कराने के लिए सफिशिएंट नहीं होता। हमें पता है कि एक्सरे प्रोडक्शन होती है लगभग, हम जो एक्सरे का यूज करते हैं वो 40,000 वोल्ट यानी 40 केवीपी, 50 केवीपी, 60 केवीपी, 70 केवीपी, 80 केवीपी। 80 केवीपी का मतलब के का मतलब किलो, किलो का मतलब हजार। तो 80 केवीपी का मतलब 80,000 वोल्ट। 80,000 वोल्ट हमें चाहिए होगा। हमारे पास कितना है? सिर्फ 220 वोल्ट। दूसरी तरफ जो हमें 220 वोल्ट मिल रही है ये होती है एसी करंट। एसी करंट आपकी जो चलती है वो कुछ इस तरीके से चलती है, यानी कि उसकी जो वेव होगी वो आपकी एक बार आपके पॉजिटिव क्रेस्ट में जाती है, दोबारा उसके बाद नेगेटिव में जाती है। ये आपकी चलती है एक बार पॉजिटिव, एक बार नेगेटिव, एक बार पॉजिटिव, एक बार नेगेटिव। आप समझो कि क्या होगा। पहली बात तो अगर हम इनपुट वोल्टेज 220 दे दें, आपका एक्सरे प्रोड्यूस नहीं होगा। अगर हम वोल्टेज बढ़ा भी लेते हैं और लेकिन अगर हम एसी करंट देंगे तो हमारे कैथोड पे क्या होगा? कैथोड से हमारा जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो एक बार तो हमारे हाई स्पीड में जाएगा, फिर उसके बाद माइनस की तरफ जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन की स्पीड जीरो की तरफ हो जाएगी, जिससे एक बार आपका थर्मियोनिक एमिशन होगा। कैथोड एक बार हाई स्पीड में इलेक्ट्रॉन देगा, फिर स्लो हो जाएगा, फिर देगा, फिर स्लो हो जाएगा। तो जो हाई स्पीड गए थे इलेक्ट्रॉन वो तो हमें हमारा कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज और ब्रह्मस्टालिंग एक्सरेज प्रोड्यूस कराएंगे, और जो स्लो हो गए, जीरो हो गए, वो आपका कॉम्पटन कोहेरेंट कराएंगे, जो कि आपके लिए जरूरी नहीं थे, वो आपका पेशेंट डोज बढ़ाएंगे। इसलिए जो हमारा इनपुट वोल्टेज आता है 220 वोल्ट, उनमें दो कमियां हैं। पहली कमी तो ये है कि वो एसी वोल्ट है, एसी करंट है। हमें पता है करंट दो टाइप का होता है, एसी और डीसी। तो एसी करंट में फ्लक्चुएशन होता है, इसलिए हम इसको नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? डीसी करंट। पहली चीज, पहला नीड हमारा क्या है? डीसी करंट। ये नहीं चाहिए था हमें, पहली दिक्कत। दूसरी दिक्कत कि 220 वोल्ट हमारे जो है ये हमारे लिए सफिशियंट नहीं है। हमको हाई, ये लो वोल्टेज है और हमको चाहिए हाई वोल्टेज। ठीक है ना? इन दो चीजों को पूरा करने के लिए, एसी से डीसी में बनाने के लिए, लो से हाई में बनाने के लिए हम जनरेटर का यूज करते हैं। अब आपको समझ आ गया होगा जनरेटर का क्या काम है। पहला काम तो है कि उसके वोल्टेज को बढ़ाना, दूसरा काम है कि एसी से डीसी में कन्वर्ट करना। इसी के लिए हमने यहां पे यूज किया है, हमने यहां पे यूज किया सबसे पहले ट्रांसफार्मर। 220 वोल्ट आया हमारे पास और यहां पे हमने ट्रांसफार्मर का यूज किया। ट्रांसफार्मर में हमारे पास दो टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। जब हमें 220 वोल्ट से 220 वोल्ट इनपुट आया, जब हमें इससे ज्यादा बनाना हो, अगर 221 भी बनाना हुआ, 225 बनाना हुआ, 2000 बनाना हुआ, 40,000 बनाना हुआ, 50,000 बनाना हुआ, 220 से एक भी वोल्ट अगर हमें ज्यादा बनाना हुआ तो हम यूज करते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। समझ आई? अगर हमें 220 से कम बनाना हुआ, चाहे 219 बनाना हो या सिर्फ 19 बनाना हो या सिर्फ 9 बनाना हो, यानी इससे कम अगर हमें बनाना पड़े तो फिर हम लेते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। बात समझ में आ गया?
यानी ट्रांसफार्मर का काम है वोल्टेज को कम या ज्यादा करने के लिए हम लेते हैं, ट्रांसफार्मर का यूज हम करते हैं वोल्टेज को कम या ज्यादा करने के लिए। हमें एक्सरे में किसकी जरूरत है? दोनों की जरूरत है। एक्सरे प्रोडक्शन में हमारे पास दोनों की जरूरत है। पहले हम जो है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं थर्मियोनिक एमिशन में। थर्मियोनिक एमिशन में सिर्फ और सिर्फ हम 10 से 12 वोल्ट देते हैं, जिससे आपका सिर्फ वोल्टेज क्रिएट करके, हम कम वोल्टेज क्रिएट करके सिर्फ हीट करते हैं फिलामेंट को और इलेक्ट्रॉन को हम रेडी करते हैं। दोबारा उसके बाद हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं, जिसमें हम 40,000 50,000 वोल्ट का यूज करके फिर इलेक्ट्रॉन को एमिट करा के हम एनोड पे टारगेट करवाते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा ट्रांसफार्मर हो गया, जिसकी वजह से, जिसकी मदद से हमने बना लिया, वोल्टेज को ज्यादा कर लिया। हमने 40,000 वोल्ट बना लिया, 50,000 वोल्ट बना लिया, जितना हमको चाहिए था 220 को हमने 40-50,000 वोल्ट बना लिया स्टेप अप ट्रांसफार्मर की मदद से। फिर उसके बाद अब ये 40,000 वोल्ट जो मिला हमें, ये हमारा एसी वोल्टेज है, एसी करंट है। कैसा करंट है? एसी करंट। और हमें पता है कि एसी करंट जो होता है वो आपका फ्लक्चुएशन क्रिएट करेगा, जैसा कि यहाँ पे हमने बताया आपको कि वो एक बार पॉजिटिव में जाएगा, फिर नेगेटिव में जाएगा, फिर पॉजिटिव में जाएगा। तो जब ये पॉजिटिव में जा रहा होगा उस वक्त तो हमें करंट अच्छा मिलेगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो अच्छा होगा। जब ये नेगेटिव में जा रहा होगा तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कम हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें एक्सरे प्रोडक्शन नहीं मिल पाएगा। अब इसके लिए हमने क्या यूज किया? दूसरा इक्विपमेंट, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का काम होता है एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करना, यानी कि जो फ्लक्चुएशन था उसको कंट्रोल करना। रेक्टिफायर हमारा होता है दो टाइप का, लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी। ठीक, और उसके बाद लो फ्रीक्वेंसी का जो हमारा है उसमें हमने 50 to 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का हम यूज करते हैं। बहुत कम फ्रीक्वेंसी, आपको देख ही रहे हैं आप कि 50 से 60 हर्ट्ज सिर्फ और सिर्फ हम यूज करते हैं लो फ्रीक्वेंसी। लो फ्रीक्वेंसी को हम लाइन फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। ठीक, लो फ्रीक्वेंसी और उसके बाद लो फ्रीक्वेंसी दो हिस्सों में डिवाइड होता है, सिंगल फेज और 3 फेज। सिंगल फेज भी हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर की मदद से हम यूज करते हैं। यहाँ पे सिंगल पल्स या डबल पल्स हमें मिल सकती है। ठीक है, यानी सिंगल फेज अगर हम हाफ वेव यूज करेंगे तो हम बोलेंगे सिंगल फेज सिंगल पल्स। अगर हम फुल वेव रेक्टिफायर यूज करते हैं सिंगल फेज में तो हम बोलते हैं सिंगल फेज डुअल पल्स। ठीक, फिर उसके बाद हमारे पास आता है 3 फेज जनरेटर। 3 फेज जनरेटर में हमारे पास दो टाइप हैं, 3 फेज 6 पल्स और 3 फेज 12 पल्स। इसमें हमारा डायोड का जो हम यूज करते हैं, इसमें हम फुल वेव रेक्टिफायर यूज करते हैं, जिसमें 3 फेज को हम 6 पल्स या 12 पल्स में बना सकते हैं। ठीक, फिर आपका हाई फ्रीक्वेंसी जो जनरेटर होता है, हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर में हम 100 से 120 किलो हर्ट्ज यूज कर रहे हैं। इसमें सिर्फ किलो है, इसमें सिर्फ हर्ट्ज है। ये फर्क है आपके लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर में। तो यहाँ पे अगर पहले हमने ट्रांसफार्मर की मदद से हमने हाई वोल्टेज ले लिया, हाई वोल्टेज का हमने एसी करंट मिला। अब एसी करंट में अब भी फ्लक्चुएशन था, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमने रेक्टिफायर का यूज किया। रेक्टिफायर ने एसी को बना दिया डीसी में। दोनों चीजें जो हमारी यहाँ पे हमें एसी करंट मिल रहा था, यहाँ पे हमको डीसी मिल गया जिसमें फ्लक्चुएशन नहीं थी, और हमें लो वोल्टेज मिला था, हाई वोल्टेज मिल गया। इसीलिए हम जनरेटर का यूज करते हैं। इसमें आपको जो अलग ट्रांसफार्मर का एक अलग हम टॉपिक बनाएंगे, इसके बाद हम ट्रांसफार्मर बनाएंगे। ट्रांसफार्मर में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये स्टेप अप और स्टेप डाउन काम कैसे करता है, इसका एक फार्मूला होता है, कैसे हम नंबर ऑफ टर्न्स को घटा के बढ़ा के हम ट्रांसफार्मर में स्टेप अप बनाते हैं, स्टेप डाउन बनाते हैं। फिर हम रेक्टिफायर की एक अलग टॉपिक पे बात करेंगे कि कैसे हमारा लो फ्रीक्वेंसी का या हम हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर कैसे काम करता है, कैसे हमारा 3 फेज और 6 फेज बनता है, 3 फेज और 6 पल्स और 12 पल्स बनता है, इनके हम कैसे काम करता है, इसका हम पूरी एक अलग वीडियो बनेगी और इस पे भी हम अलग बात करेंगे। तो अभी ओवरऑल हमने जनरेटर के बारे में क्या पढ़ा कि जनरेटर हमारा किसी एक सिंगल इक्विपमेंट नहीं, बल्कि पूरा एक सिस्टम है जिसमें हमारे पास लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज बनाया जाता है और एसी करंट को डीसी बनाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास ट्रांसफार्मर में हमारे पास जनरेटर में हमारे पास दो चीजें हैं। पहला है आपका ट्रांसफार्मर, दूसरा है आपका रेक्टिफायर। ट्रांसफार्मर आपके करंट को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है या लो वोल्टेज बनाता है, दूसरा रेक्टिफायर जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ जनरेटर।
कि जनरेटर के कितने टाइप्स हैं। तो जनरेटर कितने टाइप का होगा, ये जनरेटर कुछ अलग से हम नहीं बनाते, वो हमारा जनरेटर कितने टाइप का होगा ये डिपेंड करता है रेक्टिफायर पे। अगर हम रेक्टिफायर लगा दें सिंगल फेज तो हम बोलेंगे सिंगल फेज जनरेटर। अगर हम लगा दें थ्री फेज का रेक्टिफायर तो हम बोलेंगे, हम इसका नाम बन जाएगा थ्री फेज जनरेटर। अगर हम लो फ्रीक्वेंसी का ये रेक्टिफायर लगा दें लो फ्रीक्वेंसी में किसी का भी, तो हम बोलेंगे लो फ्रीक्वेंसी का जनरेटर लगा हुआ है इस एक्सरे मशीन में। अगर किसी एक्सरे मशीन में हाई फ्रीक्वेंसी का हम लगा दें रेक्टिफायर तो हम बोलेंगे ये जो जनरेटर है वो हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर लगा हुआ है, इनबिल्ड है इस एक्सरे मशीन में। सिंपल सा समझ लो आप कि हमारे जनरेटर को जैसे हम टाइप बदलते हैं ना, जैसे आप गाड़ी ले लो, हमारे पास आती है 100 सीसी, 160 सीसी, 180 सीसी। तो ये जो सीसी है ये क्या है, इंजन में चेंज किया होगा, इंजन में किसी इक्विपमेंट में चेंज किया होगा। ऐसे ही जब हम बोलते हैं जनरेटर, तो जनरेटर का जो टाइप होगा वो जनरेटर नाम का हमने आपको पहले क्लियर किया, कोई इक्विपमेंट नहीं है। तो जनरेटर का टाइप किससे डिसाइड होता है, आपके रेक्टिफायर से, क्योंकि रेक्टिफायर ही आपका क्या करता है, आपके फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करता है। कितना ज्यादा कंट्रोल, कैसे कंट्रोल करेगा, कम या ज्यादा करेगा, वो आपका रेक्टिफायर। जैसे हमने मान लो कि हमने सिंगल फेज लिया, सिंगल फेज में भी हाफ वेव रेक्टिफायर लिया, तो आपका करंट कुछ इस तरीके से मिलता है हाफ वेव रेक्टिफायर में, ऐसा बीच बीच में गैप आता है। लेकिन जब हमने ले लिया फुल वेव रेक्टिफायर सिंगल फेज का, तो कुछ इस तरीके से बन जाता है, यानी बीच में जो गैप था वो फिल हो गया, यानी कि अब फ्लक्चुएशन और कम हो गई और अच्छा हो गया, आपका करंट फ्लो करेगा डीसी करंट। तो आपका जनरेटर उसी हिसाब से हम नाम चेंज कर देंगे। जब हम हाई फ्रीक्वेंसी का लिए, फ्लक्चुएशन बिल्कुल कम हो गई, हमने हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर नाम रख दिया। समझ आ गया। यानी अभी हमने इसके पहले पढ़ा कि जनरेटर होता क्या है और फिर जनरेटर के टाइप्स क्या हैं। जनरेटर के टाइप्स में हमने आपको बताया कि जनरेटर का टाइप जो होगा वो आपका डिपेंड करेगा रेक्टिफायर पे। तो दो टाइप के होते हैं जनरेटर, लो फ्रीक्वेंसी जनरेटर और हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर। और ज्यादा अगर आपको पढ़ना है और डिटेल में तो आप बोल सकते हो सिंगल फेज जनरेटर, थ्री फेज जनरेटर। समझ आ गया, थ्री फेज जनरेटर या सिंगल फेज। और डिटेल में किसी को जानना है तो आप कोई पूछे कि थ्री फेज जनरेटर में कितना पल्स, तो आप बोल सकते हो थ्री फेज 6 पल्स का जनरेटर है, थ्री फेज 12 पल्स का जनरेटर है। समझ आई ना, ये आपका जनरेटर हो गया। ठीक है। हाँ, तो जनरेटर, अभी हमने बात किया जनरेटर के बारे में कि जनरेटर आपका एक सिस्टम है। अब हम उस सिस्टम में जो दो इक्विपमेंट थे हमारे पास, पहला था ट्रांसफार्मर, दूसरा था रेक्टिफायर। तो हम अब ट्रांसफार्मर को पढ़ते हैं, उसके टाइप्स पढ़ते हैं। काम ऑलरेडी हम इसका जान चुके हैं, ट्रांसफार्मर या तो हाई वोल्टेज बनाएगा या फिर लो वोल्टेज बनाएगा। इसी के टाइप, हम इसी के नाम से जो हाई या लो करेगा, इसी के हिसाब से हमने इसके दो नाम रख दिए हैं। ट्रांसफार्मर कितने टाइप का होता है, स्टेप अप और स्टेप डाउन। ठीक है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर हम तब बोलते हैं जब हमारा ये मान लो हमारा ट्रांसफार्मर है, हमारा इनपुट वोल्टेज इधर आ रहा है, यहां पे हमारा इनपुट आ रहा है। इनपुट हमारा कितना था, 220 वोल्ट आएगा। अगर इधर से हमारा 220 से ज्यादा निकले तो हम बोलेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक। अगर इधर 220 इनपुट हम दे रहे हैं, इधर 220 से कम 1 वोल्ट भी अगर कम निकला, 219 निकला, 10 निकला, 19 निकला, जितना भी निकले, 220 से कम अगर निकला तो हम बोलेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। काम कैसे करता है वो समझ लो। अगर यहां पे इसको बोलते हैं प्राइमरी वाइंडिंग, इसको बोलते हैं प्राइमरी वाइंडिंग, इसको बोलते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग। अगर हमारी प्राइमरी वाइंडिंग कम है, सेकेंडरी वाइंडिंग ज्यादा है, जैसे यहां पे देखो ये आपकी एक वाइंडिंग, ये हो गई दो वाइंडिंग, तो इसमें आपकी दो वाइंडिंग है, प्राइमरी कॉइल में दो वाइंडिंग रखा, यहां पे हमने रखा 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी यहां पे 2 है, यहां पे 4 है। तो ये कौन सा ट्रांसफार्मर बन जाएगा, ये बन जाएगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है। यहां पे कम है, यहां पे ज्यादा। प्राइमरी वाइंडिंग में जब आपकी वाइंडिंग कम हो, सेकेंडरी में ज्यादा हो, तो इसको हम बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। दूसरी लैंग्वेज में कि इधर से आपका 220 वोल्ट हमने इनपुट दिया इस साइड से, यहां से अगर 220 से ज्यादा बनता है, 221 बने, चाहे 2021 बने, चाहे 20,021 बने, चाहे 40,000 बने, जितना भी बने, उसके लिए हमको ये आपको वाइंडिंग बढ़ानी पड़ेगी और हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर बन जाएगा। बात समझ में आ गया। दूसरा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में हमको हमारा जो इनपुट है 220 है,
और इधर हमें निकलना है 220 से कम निकालना है, कम बनाना है। कम बनाने के लिए हम क्या करें, ये जो वाइंडिंग है इधर की वाइंडिंग को हम बढ़ा दें, 2 थी 3 4 5 बना दिया, और इधर हम 2 कर दें, 3 कर दें, कुछ भी कर दें। तो अब इधर की प्राइमरी वाइंडिंग बढ़ गई और सेकेंडरी वाइंडिंग कम हो गई। ये अब आपका हो गया स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। बात समझ में आया? स्टेप अप में हमने क्या बोला, स्टेप अप ट्रांसफार्मर आपका तब है जब इनपुट वोल्टेज 220 आ रहा है, उससे ज्यादा वोल्टेज आप बना करके दोगे तो आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाएगा। ये आपका कैसे बनेगा, हमारे प्राइमरी वाइंडिंग को कम रखना है, सेकेंडरी को बढ़ाना है ताकि आपका वोल्टेज बढ़े, इसको हम बोलेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर। दूसरा आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। स्टेप डाउन में क्या करते हैं कि 220 वोल्ट आ रहा है, इससे कम आपका जब बनेगा तो हम उसको बोलेंगे स्टेप डाउन। कैसे बनेगा, जब प्राइमरी वाइंडिंग आपकी ज्यादा हो, सेकेंडरी को हम कम कर देंगे तो स्टेप डाउन बन जाएगा। कैसे बनेगा उसके लिए भी हम फार्मूले पे हम आपको पूरा डिटेल में प्रूव करके बताते हैं कैसे बनेगा। यूज कहां पे करते हैं पहले उसकी बात कर लेते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन का हम यूज कहां करेंगे, दो एक्सरे में क्या सिर्फ आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज होता है? बिल्कुल नहीं, हमें एक्सरे प्रोडक्शन के लिए दोनों का यूज करना पड़ता है। आपको पता होगा, आप लोग अगर एक्सरे करेंगे तो हमारे पास एक्सरे कराने के लिए एक्सरे में हमारे पास होता है कैथोड और होता है एनोड। कैथोड में थर्मियनिक एमिशन होता है, एनोड में इलेक्ट्रॉन्स जब कैथोड से जाते हैं तो इंटरेक्ट करके एनोड से हमारी एक्सरेज बनती हैं। क्लियर हो गया? जब हम एक्सरे करते हैं तो आपने देखा होगा ऐसे एक्सपोज करने के लिए हमारे पास एक बटन होता है जो जिसमें वायर लगा होता है और कनेक्ट होता है। हम दूर से भी जाके एक्सपोज करते हैं, बोलते हैं, मान लो चेस्ट एक्सरे का कर रहे हैं तो बोलते हैं लंबी सांस खींच के रोको, फिर हम यहाँ पे शूट करते हैं, एक्सपोज करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है कि ये हमारे पास अगर एक सर्किट है, ये यहाँ पे ये हमारे पास बटन है जो हमने यहाँ पे लिया है, यहाँ पे एक सर्किट होती है और एक सर्किट इसके ऊपर होगी, ठीक है ना। अब जब हमने इसको क्या बोलते हैं, थोड़ा सा हमने प्रेस करके रखा तो इसको बोलते हैं स्टैंड बाई पे रखना। जब हमें एक्सपोज करना होता है तो हम पहले रखते हैं एक्सपोज पे, पहले हम इसको क्या करते हैं, हम रखते हैं इसको स्टैंड बाई पे। स्टैंड बाई पे जब हम रखते हैं उस टाइम पे आपका जो कैथोड होगा ये एनोड होगा। अभी स्टैंड बाई पे रखने पे आपकी पहली वाली सर्किट क्लोज होती है और इस पहली वाली सर्किट में हम सिर्फ 10 से 12 वोल्ट ही देते हैं, सप्लाई करते हैं। समझ आए हमने क्या बोला? हमने ये बोला कि एक्सरे एक्सपोज करने के लिए आपके पास एक सिस्टम है, एक मशीन है, एक बटन है जहां से आपको इसको प्रेस करते एक्सपोज करते हैं और ये एक्सरे बनती है। लेकिन इस एक्सरे को बनाने के लिए पहले थर्मियनिक एमिशन होता है, यानी इलेक्ट्रॉन यहां से निकलते हैं, यहां तक जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन यहां से हमें निकालना है, यहां से हीट करते हैं, पहले हीट करने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसके लिए पहले हम क्या करते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करता है, 220 वोल्ट को कन्वर्ट करके बना देता है 10 से 12 वोल्ट, सिर्फ 10 से 12 वोल्ट। ये 10 से 12 वोल्ट आपका जब हम पहली थोड़ा सा प्रेस करते हैं बटन को तो पहली वाली सर्किट आपकी क्लोज हो जाती है। आपको पता है अगर क्लोज सर्किट हो जाए तो करंट फ्लो होने लगता है। तो पहली वाली सर्किट क्लोज हो गई और उसमें हमने दे रखा है वोल्ट 10 से 12 सिर्फ और सिर्फ। तो पोटेंशियल डिफरेंस इतना कम है, उस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी इतना कम है कि वो यहां से निकल करके यहां नहीं जा सकता, सिर्फ यहां पे एब्जॉर्ब होता है, हीट होता है और सारा इलेक्ट्रॉन यहां पे आकर के कलेक्ट होता है, इकट्ठा होता है, जिसको आप स्पेस चार्ज बोलते हैं। समझ आ गई? अब जैसे ही हम स्टैंड बाई पे हमने रोक के रखा है, जैसे ही हम यहाँ से ग्लास से देखते हैं या पेशेंट को देखते हैं कि वो पोजीशनिंग में है, सही है, सब कुछ सही है, उसको हमने बोला लंबी सांस खींच के रखो और यहाँ पे हम बटन को दबाते हैं, एक्सपोज करते हैं। उस टाइम पे क्या हुआ, तुरंत हमने स्टेप अप ट्रांसफार्मर की मदद से अब हमने दे दिया 40,000 वोल्ट, 50,000 वोल्ट, 60,000 वोल्ट, जिसको हमने सेट किया हुआ था जितना मशीन में पहले से, 40 kVp, 60 kVp, 80 kVp। तो अब जब हमने इतना ज्यादा वोल्टेज दिया तो पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच अब क्रिएट हो गया और इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से सारे इलेक्ट्रॉन यहां पे आकर के इंटरेक्ट करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, 2 पॉइंट का डिफरेंस, 2 पॉइंट की एनर्जी का डिफरेंस। एक साइड एनर्जी को बढ़ाओगे, दूसरी साइड कम रहेगी तो ज्यादा की तरफ से कम की तरफ फ्लो करेगी। अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 कर दें, दोनों 2 पॉइंट के बीच की एनर्जी को 0 कर दें तो करंट किधर से भी किधर नहीं जाएगा।
अगर हम जितना जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस करेंगे उतना तेजी से आपके बढ़ेंगे करंट। तो आपका करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज। वोल्टेज क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन कितनी तेजी से बह रहे हैं। तो हमने स्टेप डाउन की मदद से सबसे पहले स्टैंड बाई पे रखा और लो वोल्टेज दे करके थर्मियोनिक एमिशन कराया। फिर उसके बाद हम हाई वोल्टेज का यूज करके स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज करके ज्यादा करंट ज्यादा वोल्टेज दे करके हम यहाँ पे एक्सरे प्रोडक्शन कराते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा कि स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों ही ट्रांसफार्मर का हमें यूज होता है। समझ आ गया। अब उसके बाद ये बनाते कैसे हैं उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है, आप इसको भी देख सकते हो। फार्मूला है हमारा प्राइमरी वोल्टेज। प्राइमरी वोल्टेज का मतलब इनपुट वोल्टेज जो आपके पास 220 मिला अपॉन सेकेंडरी वोल्टेज जो आपको यहां से मिलेगा। सेकेंडरी वाइंडिंग के बाद जो आपको मिलने वाला है कम या ज्यादा वो आपका हो गया। ये टोटली डिपेंड किस पे करेगा, प्राइमरी वाइंडिंग, प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स। प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स और सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स। अब मैंने पूरा कॉन्सेप्ट बताया, अब आप बताओगे इसमें कौन सा क्या बनेगा। समझो आप, पहला एग्जांपल है, मैंने इनपुट वोल्टेज लिया 220, सेकेंडरी वोल्टेज मुझे यहां से कितना निकला मुझे नहीं पता, वो मुझे फाइंड करना है। मैंने टर्न्स दे रखे हैं कि प्राइमरी टर्न्स जो है, प्राइमरी टर्न्स अगर ये 100 हो, अगर ये 100 हो प्राइमरी टर्न्स, और सेकेंडरी टर्न्स मैंने दे रखा है 1000। ठीक है, सेकेंडरी टर्न्स अगर मैं इसको बढ़ा दूं, अब आप खुद ही बता दो ये कौन सा बनने वाला है। प्राइमरी टर्न्स कम है, सेकेंडरी बढ़ रही है, तो कौन सा स्टेप अप बनेगा या स्टेप डाउन बनेगा। कितना वोल्टेज निकलेगा वो भी मैं अभी यहाँ पे बता देता हूं। मल्टीप्लाई करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आपका बन जाएगा आपका 100 सेकेंडरी वोल्टेज। यहाँ पे हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये आया। फिर हमने 220 बाई इंटू 1000, 220 मल्टीप्लाई बाई 1000 बाई इधर 100 का इधर आया। हमने इसको इन दो जीरो को 2 जीरो से कट कर दिया, तो ये आपका बन गया 2200 वोल्ट। अब बताओ मैंने दिया कितना था, सिर्फ 220 वोल्ट। मैंने कितना दिया था, 220 वोल्ट। इनपुट कितना दिया था, 220। यहां से कितना मिला, 2200। तो ये स्टेप अप बना या स्टेप डाउन बना, ये आप कमेंट करके बताइए कि ये स्टेप अप बना या स्टेप डाउन बना। दूसरा एग्जांपल, मैंने प्राइमरी वोल्टेज मेरा इनपुट जो था वो 220, सेकेंडरी मुझे पता नहीं है, फाइंड करना है। मैंने प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स ये वाला कर दिया 1000 बार, और सेकेंडरी टर्न्स मैंने ले लिया 100, सिर्फ 100। क्रॉस मल्टीप्लाई, सेम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ इसको यहां पे हमने रखा, इसके साथ इसको हमने यहां पे रखा, तो आपने देखा कि हमारा ये 1000 आ जाएगा यहां पे। तो हम इसको 3 0 है, 2 0 यहां पे कैंसिल, 1 0 यहां पे कैंसिल, तो ये आपका 22 आ गया। यहां पे सेकेंडरी कितना बना, 22। हमने दिया कितना था, 220, मिला कितना, सिर्फ 22, सिर्फ 22। ये बताओ स्टेप डाउन बना या स्टेप अप बना, ये आप कमेंट करके बताइए। तो हमारा स्टेप जो हमारा जनरेटर के बारे में हम बात किए, तो हमने क्या बताया, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में 2 टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप में हमने बताया कि आपका वोल्टेज को हम बढ़ाते हैं, जितना हमें इनपुट मिल रहा है उससे ज्यादा बनाते हैं। स्टेप डाउन को हमने बताया कि हम वोल्टेज को, जो हमें प्राइमरी वोल्टेज मिल रहा है उससे हम कम करते हैं। दोनों का यूजेस बताया। थर्मियोनिक एमिशन में हम लो वोल्टेज को बनाते हैं 10 से 12, 200 आ रहा है 220, बना रहे हैं 10 से 12 स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करके। और इसका यूज हम करते हैं थर्मियोनिक एमिशन में, इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे हीट करने के लिए, टंगस्टन को हीट करने के लिए, थर्मियोनिक एमिशन में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का। फिर एक्सरे प्रोडक्शन में जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से हाईली एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल करके जाके टारगेट करेगा, इसमें फिर हम लेते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है, ये कैसे निकलेंगे हमने आपको बताया। अब हम बात करते हैं इसके बाद, नेक्स्ट इसके बाद हम बात करेंगे अब रेक्टिफायर के बारे में। हाँ, ट्रांसफार्मर के बाद अब हम बात करेंगे रेक्टिफायर के बारे में। रेक्टिफायर के लिए भी हमने आपको ओवरव्यू में बताया, क्या बताया कि रेक्टिफायर एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करता है। यानी कि जो आपकी फ्लक्चुएशन हो रहा था, एसी करंट जो ऐसे ऐसे चल रहा था, पॉजिटिव और नेगेटिव में जा रहा था, ये आपका एक कांस्टेंट वे में चलेगा। उसके लिए हम क्या करते हैं वो हम आपको समझाना चाहते हैं। उसके लिए हम आपके सेमीकंडक्टर टाइप का जो हम यूज करते हैं डायोड्स, वो डायोड हम यूज करेंगे। कैसे काम करेगा वो हम समझाते हैं आपको। हमारे पास ये टाइप्स हमने ऑलरेडी पढ़ रखा था, लो फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी, फिर लो के सिंगल और 3 फेज, सिंगल के फिर हाफ वेव, फुल वेव का। इसको हम आपको समझाते हैं कि ये एक्चुअली काम कैसे करता है। ये जैसे हमने आपको बताया सिंगल फेज में हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर क्या करता है
कि आपके डीसी करंट को तो बनाता है लेकिन हाफ हाफ वेव बनाता है, फिर नेगेटिव को कैंसिल करके फिर हाफ बनाता है। यानी कुछ इस तरीके से कि आपको एक वेव मिलती है हाफ वेव, फिर बीच में गैप आता है, फिर हाफ वेव मिलती है, फिर गैप आता है, ऐसे बनाता है। कांस्टेंट नहीं है, अभी थोड़ा सा बीच में है गैप है, फ्लक्चुएशन है थोड़ा सा। इसके कैसे, लेकिन बना कैसे ये, इसके लिए हम समझते हैं हमारा, इसके पहले हम समझते हैं फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस को, यानी कि डायोड के फंक्शन को समझते हैं। डायोड क्या होता है, यहां पे ये डायोड हमने लगाया है, यहां पे डायोड लगाया है, यहां पे डायोड लगाया है। ये डायोड करते क्या है, डायोड की प्रॉपर्टी ये है कि वो एक तरफ से करंट को फ्लो करने देता है, दूसरी तरफ से करंट को फ्लो नहीं होने देता। यानी जब वो फॉरवर्ड बायस में होगा तब वो करंट फ्लो करेगा, जब वो रिवर्स बायस में होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा। अब ये मैंने तो बोल दिया, लेकिन अब मैं इसको समझाता हूं कि है क्या, मैं क्या बोल रहा हूं। जब आपका फॉरवर्ड बायस होगा, फॉरवर्ड बायस कब होगा, जब आपका पॉजिटिव टर्मिनल पी के साथ, यानी पी डायोड जो हमारा है, सेमीकंडक्टर का जो पी साइड है, वो उसको अगर मैं पी साइड किस साइड होता है, जिधर होल्स होते हैं। एक्चुअली हमारे सेमीकंडक्टर में होल्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये होल्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके बीच में एक डिप्लेशन लेयर होती है, एक लेयर होती है जो दोनों को अलग करती है। ये पॉजिटिव बिहेवियर के हैं, ये नेगेटिव बिहेवियर के हैं, दोनों के अलग करने के लिए एक लेयर है, उसको बोलते हैं डिप्लेशन लेयर। ठीक है, कौन सी लेयर है, डिप्लेशन लेयर। तो डिप्लेशन लेयर बीच में है। अब जब मैं पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव के साथ में, इस पॉजिटिव के साथ में जोड़ूं, नेगेटिव को नेगेटिव साइड में जोड़ दूं, ये मेरा बन जाता है फॉरवर्ड बायस, और इधर आपका करंट फ्लो करता है। लेकिन अगर मैं उल्टा जोड़ दूं, पॉजिटिव टर्मिनल को नेगेटिव के साथ जोड़ दूं, नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ जोड़ दूं, तो करंट फ्लो नहीं करता। कैसे नहीं करता वो भी मैं समझा देता हूं आपको। देखो, ये अगर मैं, आपको पता है करंट फ्लो इस साइड से करेगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो इस साइड से करता है। यानी इलेक्ट्रॉन का फ्लो जिस डायरेक्शन में होता है, करंट उसके अपोजिट में फ्लो करता है। ये तो आपको क्लियर होगा। अब मैं अगर इस फॉरवर्ड बायस का समझूं कि जिस डायरेक्शन में मैंने आपको बताया कि करंट फ्लो करता है, उसको समझो आप। अगर मैं इस डायरेक्शन से इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराऊं, तो इलेक्ट्रॉन यहां पे भरा हुआ है। आपको पता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन आएगा, अगर मेरा इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन से आएगा, तो इलेक्ट्रॉन दोनों ही निगेटिवली चार्ज हो जाएंगे, और निगेटिवली चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो जब रिपेल करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, रिपेल होके अपोजिट साइड, यानी इधर की तरफ आएगा, इधर की तरफ आएगा। और जब इधर की तरफ जाएगा, क्यों, क्योंकि इधर से मैं लगातार इलेक्ट्रॉन को निगेटिव चार्ज लगा रखा है, लगातार इलेक्ट्रॉन मैं दे रहा हूं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जब इधर आएगा तो ये इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा। रिपेल करने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स दूर जाएंगे और ये डिप्लेशन लेयर धीरे धीरे कम हो जाएगी। अब मैंने इधर से और इलेक्ट्रॉन दिया, डिप्लेशन लेयर और पतली हो चुकी थी, अब और दिया तो इलेक्ट्रॉन और कंप्रेस हो गया और दूर भागा। जाते जाते क्या हुआ, डिप्लेशन लेयर बिल्कुल कम हो गई और ये निगेटिव चले गए पॉजिटिव साइड में। और आपको पता है कि इधर मैंने लगा रखा है पॉजिटिव साइड, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। ठीक है ना, तो ये पॉजिटिव है निगेटिव है, ये दोनों एक दूसरे में अट्रैक्ट करके जुड़ जाएंगे और ये सर्किट क्लोज हो गई। यानी इधर से गए थे और यहां तक आ गए। इसको आपका, अब हम बोलेंगे पूरा क्लोज हो गया, इसको हम बोलेंगे करंट फ्लो हुआ। यानी कि ये इस कंडीशन को हम बोलते हैं फॉरवर्ड बायस। जब नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ें, पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ें, और ये इलेक्ट्रॉन रिपेल करके इलेक्ट्रॉन ये आपका इस डिप्लेशन लेयर क्रॉस करके पॉजिटिव साइड में आ जाए और करंट फ्लो कर दे, तो ये अब हम बोलते हैं, इधर इसको हम क्या बोलेंगे, ये है फॉरवर्ड बायस। एक साइड में करंट फ्लो हो गया। अभी हमने क्या बोला था कि आपका जो डायोड होता है, एक साइड में करंट फ्लो करता है, दूसरी साइड में करंट फ्लो नहीं करता है। तो एक साइड में करंट फ्लो होता है, अब दूसरी साइड में कैसे नहीं होता वो समझाते हैं। अगर मैंने पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ जोड़ दिया, नेगेटिव को इधर जोड़ दिया, अब समझो इलेक्ट्रॉन तो मेरा इधर ही है, नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज इधर की तरफ जाएगा। और आपको पता है कि ये हमारे पॉजिटिव प्रॉपर्टी रखते हैं हमारे होल्स, तो ये जैसे ही इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये सारे यहां पे आके इलेक्ट्रॉन को यहीं पे निगेटिव और पॉजिटिव का अट्रैक्शन होगा, होल्स यहीं पे भर जाएंगे। कोई और आएगा, ये होल्स यहां से भाग करके आएगा इस इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ने के लिए। जितने सारे होल्स होंगे इधर से, वो सारे इलेक्ट्रॉन के पास भागने के लिए इधर आते जाएंगे। सारे होल्स उधर की तरफ शिफ्ट हो गए। अगर सारे होल्स उधर की तरफ शिफ्ट हो गए, यानी कि डिप्लेशन लेयर खिसक करके यहां आ गई, गैप आ गया बीच में, डिप्लेशन लेयर चौड़ी हो गई।
जबकि यहाँ क्या था, डिप्लेशन लेयर कम हुई थी, यहाँ पे डिप्लेशन लेयर और पतली चौड़ी हो गई, ये देखो बढ़ गई। जैसे जैसे ये इधर से निगेटिव आता जाएगा, पॉजिटिव उसकी तरफ अट्रैक्ट होता जाएगा और बीच में गैप बढ़ता जाएगा, और अब ये इलेक्ट्रॉन इस साइड में कभी नहीं आ पाएंगे, इलेक्ट्रॉन को रिपेल नहीं कर सकते, ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ नहीं आ सकता, इसलिए इस साइड में करंट का फ्लो नहीं होगा। और इस कंडीशन में जब करंट का फ्लो ना हो उसको हम बोलते हैं रिवर्स बायस, उसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स बायस। अब इसको, इसी को आप याद रखो, एनपी और पीएन को याद रखो कि ये कब फ्लो करते हैं कब नहीं करते। ये हमारे डायोड हैं, इन्हीं को लगा करके हम रेक्टिफायर पॉसिबल कर पाएंगे। अब हमने क्या किया, हमने एक सर्किट बनाई जिसमें हमने निगेटिव चार्ज को इधर से हमने करंट दिया, इधर से हम करंट फ्लो कराएं। याद रखो ये आपका करंट फ्लो है, निगेटिव चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहे हैं हम, क्या दे रहे हैं यहां से, करंट। ये करंट आपका अगर पॉजिटिव टर्मिनल पे आएगा ये पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ आराम से फ्लो कर जाएगा, फॉरवर्ड बायस। अगर ये कभी ऐसा बना हो P to N, P से N की तरफ, तो ये आपका सर्किट ये आपका जाएगा और ये फ्लो कर जाएगा बाहर की तरफ। समझ आ गया, यानी कि आपका ये फॉरवर्ड बायस बन गया, करंट फ्लो हो गया। लेकिन आपको पता है कि मैंने जो दिया था 220 वोल्ट जो एसी करंट दिया था, आप याद करो कि 220 वोल्ट का इनपुट जो मैंने दिया था, किसको दिया था, जनरेटर में ट्रांसफार्मर को। तो ट्रांसफार्मर के पास जब 220 आया तो इसने बढ़ा करके 40,000 कर दिया। लेकिन अब भी ये क्या है, एसी। तो एसी करंट चलती कैसे है, ऐसे, एक बार पॉजिटिव एक बार निगेटिव। एक वेव, अगर मैं एक वेव की बात करूं तो ये रही एक वेव, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। तो जब पॉजिटिव में ये आपका गया तो ये आपका क्या रहा, पॉजिटिव में ये रहा मेरा एक डायोड, एक वेव मुझे मिल गई, क्योंकि इसकी सर्किट क्लोज हो गई। तो ये मेरा, इसको मैंने बोल दिया फॉरवर्ड बायस। लेकिन अब दूसरी पल्स बची है, अब मैंने क्या किया, करंट को दोबारा नीचे, ये वाली पल्स के लिए करंट को इधर से छोड़ा। इधर से जब करंट आया तो इधर क्या मिला मुझे, निगेटिव। अब निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मैंने आपको बताया है कि रिवर्स बायस होता, अभी मैंने एक्सप्लेन किया। तो जब मेरा इसमें मैंने 220 वोल्ट दिया, यहां से जब 220 वोल्ट दिया तो पहली बार क्या हुआ, ये वाला जो मेरा था पॉजिटिव क्रेस्ट, एक बार वेव जब पॉजिटिव की तरफ गई तो पॉजिटिव की तरफ जाने में क्या हुआ, फॉरवर्ड बायस बना और ये मुझे करंट मिल गया, जिसको जो बना मुझे एक वेव, हाफ वेव मुझे मिल गई। लेकिन ये जब अब रिवर्स में गया, ये चीज एक बार अब रिवर्स में भी जाएगा ना, क्योंकि एसी करंट ऐसे सीधा नहीं चलता, एसी करंट चलता है ऐसे, ऐसे चलता है वेव के फॉर्म में। तो जब ये ऊपर की तरफ गया था तो मुझे इस तरीके से फॉरवर्ड बायस बन गया था, एक वेव मुझे फॉरवर्ड बायस मिल गई। दोबारा जब ये अपनी रिवर्स करेगा एनर्जी को तो मेरा अब इस साइड से नीचे की तरफ से जाएगा सर्किट से, तो यहाँ पे एनपी बन जाएगा, रिवर्स बायस बन जाएगा और करंट फ्लो नहीं करेगा। यानी एक बार करंट फ्लो किया और ये मेरा मुझे हाफ वेव मिला, और फिर सेकंड वाला मैंने आपको बताया कि ये आपका चला गया माइनस में, ये वाला माइनस में चला गया और माइनस में मुझे खाली हो गया, यहाँ पे मुझे करंट नहीं मिला। फिर मैंने क्या किया, फिर से मैंने पॉजिटिव पल्स, ये वाली जो पल्स थी, एक पल्स इधर से दी और मुझे फॉरवर्ड बायस मिल गया और मुझे करंट फ्लो हो गया। दोबारा मैंने दूसरी पल्स इधर से दी और इधर से देने की वजह से मुझे एक गैप आ गया, मुझे रिवर्स बायस में चला गया और ये करंट मुझे नहीं मिला। तो मैं बोलूंगा कि हाफ वेव। फुल वेव कब होता, अगर ये पूरा नीचे की तरफ जाता और मुझे मिलता तो मुझे होता फुल वेव, लेकिन हाफ वेव मुझे मिला, इसलिए मैं इसको बोलता हूं ऐसा रेक्टिफायर। ये हमारा ऐसा रेक्टिफायर है जिसको लगाने से मेरी एसी करंट हाफ वेव बना रही है। एसी को डीसी में कन्वर्ट तो कर रहा है लेकिन हाफ वेव दे रहा है, हाफ वेव दे रहा है ना। तो जब ये एसी ऐसा रेक्टिफायर जो एसी को कन्वर्ट डीसी में तो करे लेकिन हाफ वेव बनाए, हाफ वेव मिले मुझे, हाफ वेव मिले, उसको मैं बोलता हूं हाफ वेव रेक्टिफायर। क्लियर हो गया, हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है, समझ आ गया। अब बात करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर की। अब फुल वेव में मैं फुल वेव कब बोलूंगा, जब ये गैप जो आ रहा था वो गैप मुझे भरना है, वही गैप मुझे भरना है। उसके लिए मैंने क्या किया, एक ऐसी सर्किट लिया जिसमें मैंने इधर भी पीएन बना दिया और इधर भी पीएन बना दिया, और एक बीच में मैं 0 वोल्टेज पे एक 0 वोल्ट क्रिएट कर दिया, 0 वोल्ट क्रिएट किया। अब क्या होगा, जब मैंने इधर से करंट दिया तो पॉजिटिव टू नेगेटिव P to N, इधर से मेरा करंट गया और ये चूंकि 0 था, इधर माइनस में है ना, अभी आप सोचो अगर ये P से N गया
तो यहां तक तो आया, ठीक था। लेकिन अगर ये नीचे चला जाता, यहां चला जाता, ये निगेटिव मिल जाता और ये पॉजिटिव, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ क्या बन जाता, रिवर्स। यानी इधर तो करंट मेरा अभी नहीं जाने वाला, यानी इधर से ये आएगा और ये ऐसे नहीं जाएगा, क्योंकि यहां पे निगेटिव बन जाएगा, ये रिवर्स बायस बन जाएगा, तो वहां जाएगा नहीं, बल्कि कहां जाएगा, ये निगेटिव में है ना, माइनस में है, तो यहां पे नहीं जाएगा, बल्कि ये चला जाएगा यहाँ पे जीरो वोल्टेज की तरफ से, यहीं से ये फ्लो करके एक सर्किट को क्लोज करके और फॉरवर्ड बायस बन जाएगा। यानी जब मैंने एक वेव दिया, पहली वाली जो पॉजिटिव वेव थी, वो जब मैंने इधर से फ्लो कराई तो P से N की तरफ गया और ये मेरा एक सर्किट यहां से चला गया और मुझे मिल गया एक वेव मिल गई, हाफ वेव मिल गई। अब ये रिवर्स वाला, ये ऊपर था ना, अब ये नीचे वाला जाएगा, तो ये वाला जो नीचे वाला होगा, इसको मैंने क्या किया, अब इधर से दिया, इधर नीचे की तरफ से दिया, तो अब भी मुझे क्या मिल रहा है, P2N, अभी मुझे क्या मिल रहा है, P2N, और P2N क्या है, फॉरवर्ड बायस, और फॉरवर्ड बायस में मैंने क्या बताया, करंट फ्लो करता है। तो मैंने इधर से जब दोबारा दिया, ये वाली पल्स, नीचे वाली पल्स जब दोबारा दी, तो ये भी मेरा नीचे से गया और ये फॉरवर्ड बायस बना दिया और यहीं से चला जाएगा। अब आप बोलोगे कि ये वाला भी यहीं से क्यों चला गया, क्योंकि अगर ये यहां जाता तो N2P मिल जाता और ये रिवर्स बायस बन जाता और ये मेरा करंट फ्लो ना करवाता। इसलिए क्या हुआ, यहीं से ये क्या हुआ, जीरो वोल्टेज मैंने दे रखा था, इसीलिए अगर यहाँ पे वोल्टेज क्रिएट करता तो शायद यहां से ना जाता ये, तो मैंने जीरो वोल्टेज किया था, ये यहां से चला गया। तो पहली वेव में मुझे यहां से यहां मिला, ऊपर से फॉरवर्ड बायस, फिर दोबारा मैंने जब ये वाली वेव, दूसरी पल्स जो हमारी हाफ पल्स थी, हाफ पल्स जो बची थी, जब उसको मैंने इधर से दिया रिवर्स करके, तो ये भी आपका क्या कर गया, फॉरवर्ड बायस की तरह काम कर गया और मुझे ये जो बीच में गैप था वो गैप खत्म हो गया। अब मुझे जो वेव मिली वो कुछ इस तरह मिल गई, इसको हमने बोल दिया फुल वेव रेक्टिफायर। तो फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है, एक ऐसा रेक्टिफायर जो एसी को डीसी में तो कन्वर्ट कर रहा है लेकिन बीच में गैप नहीं आ रहा है। अब मुझे बताओ, अगर मैं बोलूं कि ये ज्यादा अच्छा है या ये ज्यादा अच्छा है, ज्यादा कैपेबल कौन है, डीसी करंट को ज्यादा फ्लो कौन अच्छा कर पा रहा है, किसमें फ्लक्चुएशन कम है, फ्लक्चुएशन इसमें ज्यादा है क्योंकि इसमें बीच में गैप आ रहा है, इसमें बीच में गैप नहीं आ रहा है, तो इसमें फ्लक्चुएशन नहीं कम होगा, इसमें ज्यादा होगा। बात समझ में आ गई आपको? सिंगल फेज का मैंने आपको हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर समझाया, समझ आ गया। अब हम बात करते हैं थ्री फेज की। थ्री फेज हमारे पास है, थ्री फेज 6 पल्स। अब इसको समझो आप, अभी मैंने जो दिया था वो सिंगल फेज था। सिंगल फेज का मतलब एक वायर जा रही थी, सिंगल वायर, ये सिंगल वायर जा रही थी और ये सिंगल वायर में पॉजिटिव नेगेटिव बन रहा था। ये सिंगल वायर थी और इसमें पॉजिटिव नेगेटिव बन रहा था, पॉजिटिव नेगेटिव बन रहा था। तो जब ये सिंगल वायर जाएगी, पॉजिटिव नेगेटिव बनेगा, तो क्या होगा, एक बार ये पॉजिटिव में जा रहा था फॉरवर्ड और दोबारा इसमें तो दोबारे में क्या जा रहा था, रिवर्स बायस, तो एक ही में मुझे करंट मिल रहा था। अब मैं क्या करूं, इसमें एक फेज की जगह 3 फेज जोड़ दूं। समझो आप, एक ही वेव चल रही थी, पहले तो एक ही वेव चल रही थी, अब मैंने क्या किया, 3 वेव जोड़ दिया, 3 वायर जोड़ दिया, 3 अलग अलग जोड़ दिया। अब ये कैसे काम करते हैं इसको समझने के लिए आप समझो कि मेरे पास अगर कोई आपने प्लग देखा हो, कोई बोर्ड देखा हो, उसमें 3 फेज आपने देखा होगा, एक ब्लैक होता है, एक रेड होता है, एक शायद येलो या किसी कलर का होता है, ग्रीन होता है। तो 3 फेज हमारे पास होते हैं। जो फेज हमारे पास आते हैं, एसी वगैरह में आपने देखा होगा, एसी में या कोई ऐसा जिसमें ज्यादा करंट की हमें जरूरत होती है, हाई वोल्टेज की जो भी इक्विपमेंट होते हैं, उसमें आपने सुना होगा कि पोल से, खंबे से हमारे पास आते हैं 3 फेज की करंट आती है, 3 फेज आता है। 3 फेज क्यों आता है, ताकि जो हमारा वोल्टेज है उसमें फ्लक्चुएशन कम हो और कॉन्स्टेंटली आपको बराबर जो है उसको हमारे इक्विपमेंट को मिल सके वोल्टेज और वो रन कर सके। हम क्या करते हैं, उसमें हमारे पास इस तरीके से आपने बोर्ड में देखा होगा, यहाँ पे ऐसे बना होता है बोर्ड, प्लग ऐसे होता है। इन प्लग को अगर मैं यहाँ पे बनाऊं ऐसा गोल जो मैंने पूरा बनाया, ये कितना था, 360 डिग्री होगा। सर्किल अगर एक ड्रॉ करूं, सर्किल कितने डिग्री की होगी, 360। और 360 में अगर मैं 3 में डिवाइड करूं, ये 3 में डिवाइड करूं, 3 प्लग है ना, 3 फेज अलग अलग, तो 3 फेज में अगर मैं डिवाइड करूं तो 360 को 360/3 कितना आएगा, 120 डिग्री। यानी ये तीनों कहां कितने डिग्री पे प्लेस हैं, 120 डिग्री पे, एक यहां, एक 120 डिग्री पे यहां, एक 120 डिग्री पे यहां, तीनों 120 डिग्री पे प्लेस हो गए।
अगर मैं इनको ग्राफ में रिप्रेजेंट करूं तो एक मेरा होगा 120 डिग्री पे, एक यहां पे होगा, एक यहां पे होगा और एक यहां पे होगा। तीनों 120 डिग्री पे हैं। समझ रहे हो ना? आप ऐसे कह सकते हो, आप अगर आप सोचो कि इसको आपने ऐसा क्यों जोड़ा, 120 डिग्री पे क्यों जोड़ा। आप ऐसे भी, आप जो पलग, आपने पलग देखा होगा वो मैं 120 डिग्री पे, या मैं जो 3 फेज है वो 120 डिग्री पे क्यों, मैं पैरेलल भी तो चला सकता था, मैं पैरेलल भी तो चला सकता था। लेकिन जब मैं पैरेलल चलाऊंगा तो फ्लक्चुएशन ज्यादा होगी। कैसे होगी वो मैं यहां पे समझ लो, आप यहां पे समझो। अगर मैं तीनों एक साथ चलाऊं तो तीनों जीरो पे रहेंगे, तीनों यहीं पे जाएंगे, तीनों यहीं पे जाएंगे। यानी तीनों, जब तीनों के तीनों एक बार एक टाइम पे पॉजिटिव पे जाएंगे, तीनों एक साथ निगेटिव पे जाएंगे, तीनों एक साथ फिर पॉजिटिव, तीनों एक साथ फिर नेगेटिव पे जाएंगे। लेकिन जब मैं 120 डिग्री पे दूंगा तो एक जिस टाइम पे पॉजिटिव पे होगा, जीरो पे होगा, दूसरा उसी टाइम पे 120 डिग्री पे पॉजिटिव पे होगा, तीसरा 120 डिग्री पे नीचे माइनस में होगा, निगेटिव में होगा। इससे क्या होगा, ये वाली, इसको समझो कि इससे क्या होगा, अगर ऐसा मैं कह रहा हूं तो इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि एक वेव यहां से निकलेगी, एक वेव यहां से निकलेगी, दूसरी, ये तीसरी वेव यहां से निकलेगी। यानी जब ये वाला जीरो पे होगा उस वक्त ये आपका पॉजिटिव में होगा और तीसरा एक माइनस में है, निगेटिव में है। जैसे ही ये ऊपर वाली नीचे की तरफ आ रही होगी उसी टाइम पे ये मेरा नीचे से ऊपर की तरफ पहुंच चुका होगा, और ये वाला भी यहां चला आएगा और ये वाला नीचे चला जाएगा, ये वाला ऊपर जाएगा, ये नीचे चला आएगा। यानी एक समझो, ये मेरे पास 3 है, 2 और एक 3 फेज हैं अलग अलग डिग्री पे। तो जब जिस टाइम पे मुझे क्या चाहिए, मुझे हर टाइम पे एक पॉजिटिव में चाहिए, पॉजिटिव क्रेस्ट में। एक्चुअली दिक्कत कहां आ रही है मुझे, जब ये वेव ऐसे ऐसे चल रही है एसी करंट, तो जब ये नीचे आ रही है तो मुझे इलेक्ट्रॉन फ्लो होने में स्लो हो रहा है और यही मुझे एक्सरे प्रोडक्शन में दिक्कत कर रहा था। मुझे क्या चाहिए, ये नीचे ना आए, ऊपर ऊपर रहे, पॉजिटिव में रहे, नेगेटिव में ना जाए, नेगेटिव में ना जाए। मैं यही चाह रहा हूं ना। तो मैंने क्या किया कि मैंने 3 फेज लगा के इसको क्या किया कि हमेशा पॉजिटिव बनाने की सोची, नीचे ना आए। इसके लिए क्या किया कि एक जब ऊपर रहेगा, एक बीच में है, एक नीचे है, तो जब ये ऊपर वाला नीचे आ रहा होगा उसी टाइम पे बीच वाला ऊपर जा रहा होगा। ठीक है, बीच वाली वेव ऊपर जा रही होगी, नीचे वाली ऊपर आ रही होगी, बीच वाली नीचे जा रही होगी। ये नीचे आ रहा होगा तो ये ऊपर जा रहा होगा। 3 वेव मेरी चल रही हैं एक साथ, 3 वेव मैं बता रहा हूं एक साथ चल रही है। ये नीचे से ऊपर से नीचे जब आ रहा होगा, एक वेव यहां पे है, ये ऊपर जा रही होगी। जब ये ऊपर जा रहा होगा उसी टाइम पे ये यहां आ जाएगा। अब ये वाली जब नीचे आएगी तो ये ऊपर चली जाएगी, ये यहां आ जाएगी। समझ पा रहे हो ना? हर टाइम पे एक वेव मेरी पॉजिटिव में रहेगी। अब पॉजिटिव में रहने की वजह से क्या हुआ कि मेरा फ्लक्चुएशन और कम हो जाएगा। अब मैं तीनों को कंपेयर करूं, यहां पे देखो फ्लक्चुएशन ज्यादा था क्योंकि बीच बीच में गैप आ रहा था। पॉजिटिव तो थे लेकिन बीच बीच में गैप आ रहा था, फ्लक्चुएशन ज्यादा था। फिर मैंने क्या किया, फ्लक्चुएशन कम करने के लिए फुल वेव रेक्टिफायर का यूज किया जिसमें मुझे गैप खत्म कर लिया। लेकिन अब भी मुझे दिक्कत थी क्योंकि ये जो है एक बार पीक पे तो पहुंचे लेकिन फिर डाउन भी हो रहे थे, कम भी हो रहा था इनका, ठीक है ना, जीरो पे जा रहे थे फिर ऊपर जा रहे थे। तो ये कभी ज्यादा हो जाते थे, फिर कभी थोड़ा सा लो होके फिर ज्यादा होते थे। अब मैंने इसमें क्या किया, इनमें क्या किया, 3 फेज लगा दिया और हर एक सेकंड पे, हर एक मिली सेकंड पे, हर एक टाइम पे मुझे क्या हुआ कि पीक पे एक वेव हमेशा पॉजिटिव में रहेगी, जिसकी वजह से मुझे करंट जो मेरा होगा वो इजिली और कांस्टेंट हो करके फ्लो कर पाएगा वो वोल्टेज की मदद से। बात समझ में आई? अब आता है मेरा 3 फेज 6 पल्स। समझ आया? 6 पल्स क्या होता है? 6 पल्स का मतलब ये हुआ कि एक फेज मेरा यहां पे 2 पल्स दे रहा है फुल वेव रेक्टिफायर, तो मेरा यहां पे 3 फेज है। 3 फेज मुझे एक वेव से कितनी पल्स मिलेगी, मुझे एक वेव ये जा रही है पॉजिटिव में फिर नेगेटिव में, यानी एक फेज से 2 पल्स। एक फेज से एक आपकी एक वेव कहां से होगी, ये एक वेव है यहां से लेके पॉजिटिव और नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, 2 पल्स मिल रही है एक फेज से। तो 3 फेज है तो 6 पल्स, एक यहां से, 2 यहां से, 2 यहां से और 2 यहां से, 6 पल्स मुझे मिल गई। अब मुझे जब बनाना होगा 3 फेज 12 पल्स,
मैं सिंपल सा यही आपकी 3 फेज 6 पल्स को ज्वाइन कर दूंगा दो, यानी दो को, दो 3 फेज को एक इधर से दोनों को अलग अलग मैंने ज्वाइन कर दिया। इसका डायग्राम कैसे बनता है? इसका डायग्राम बिल्कुल सिंपल है। मुझे 3 डायोड चाहिए अलग अलग, ये मैंने ले लिया, ये मैंने जोड़ लिया 3 डायोड, एक ये और एक ये मैंने जोड़ दिया। अब मैं एक फेज को मैंने 6 डायोड ले लिए, ठीक है ना, क्योंकि जब मैंने एक डायोड लिया था, यहां पे डायोड नहीं लिया था, तो मुझे एक पल्स मिली थी, इधर वाली पल्स में तो मुझे कुछ नहीं मिला। जब मैंने 2 डायोड जोड़ा तो मुझे 2 पल्स मिली, इधर से एक पल्स मिली और फिर इधर से भी एक पल्स मिली, 2 पल्स मिली, यानी मैक्सिमम एक फेज में 2 पल्स मिल सकती है 2 डायोड लगा के। अब मैंने क्या किया, यहां पे 3 फेज था तो मैं मैक्सिमम 6 डायोड लगा सकता हूं, और मैंने एक फेज को इससे जोड़ा, दूसरे फेज को इससे जोड़ा, तीसरे फेज को इससे जोड़ा, और इन सब को जोड़ करके मैंने एक आपका अलग बना लिया, एक सर्किट बना ली। पहला फेज को, इन दोनों डायोड को, ये जोड़ा नहीं है, ये याद रखना, ये मैंने इसके ऊपर से लेके गया हूं, इसको मैं जोड़ा नहीं हूं, ये ऊपर से लेके गया हूं, ये ऊपर से लेके गया हूं, यहां पे जोड़ा नहीं है मैंने। ये पहले एक फेज को मैंने इन दोनों से जोड़ दिया तो मुझे 2 पल्स मिल गई, ठीक है। फिर मैंने इस दूसरी वाली फेज को इस वाले डायोड के साथ जोड़ दिया तो 2 पल्स यहां से मिल गई। तीसरी वाली फेज को मैं ऊपर से लेके गया और इनके साथ जोड़ दिया तो 2 पल्स मुझे यहां से मिल गई। तो 3 फेज और 6 पल्स, 2 पल्स यहां, 2 पल्स यहां, 2 पल्स यहां, 6 पल्स, तो मुझे 3 फेज 6 पल्स यहां से मिल गई। और मैंने आपको बताया कि ये कैसे आपका हर टाइम पे पॉजिटिव में रहेंगे, क्योंकि ये तीनों 120 डिग्री पे हैं, एक हमेशा पॉजिटिव में, एक जीरो पे और एक माइनस में रहेंगे। जो हमेशा पॉजिटिव में, ये पॉजिटिव वाला है, जब ये नीचे आएगा तो जीरो वाला ऊपर चला जाएगा और माइनस वाला जीरो पे आ जाएगा। जैसे ही ये आपका आएगा तो वैसे ही दूसरा पॉजिटिव में पहुंच जाएगा। हर टाइम पे एक पॉजिटिव में रहेगा एक वेव, जिसकी वजह से मुझे कांस्टेंट फ्लो मिलेगा, वोल्टेज मेरा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, फ्लक्चुएशन ना के बराबर होगी। 3 फेज 12 पल्स में क्या करते हैं, बिल्कुल ऐसी ही सर्किट हम 2 जोड़ देते हैं, एक यहां पे एक यहां पे, और दोनों को जोड़ दिया तो 3 फेज है। लेकिन इनको मैं यहां से जोड़ दूं, 3 फेज को 2 बार, 2 डायोड को मैं बढ़ा दूं, 12 डायोड लगा दूं, तो एक ये इधर का और एक ये, 2 अलग अलग मुझे मिल गए सर्किट, दोनों को जोड़ दिया, 12 पल्स बन गई, 3 फेज 12 पल्स। बात समझ में आई? अब मैं ओवरऑल में एक बार बताऊं कि क्या किया मैंने, एक बार मैंने क्या किया, पूरा टोटल समझो कि क्या किया मैंने अभी तक, क्या क्या पढ़ा मैंने। मेरा टॉपिक था आज का जनरेटर, एक बार कंक्लूजन समझ लो आप। मेरा टॉपिक था आज का जनरेटर मैंने बताया पूरा एक सिस्टम होता है, कि ये एक पार्टिकुलर किसी इक्विपमेंट का नाम जनरेटर नहीं होता। बहुत सारे हमारे पास कई सारे मिल करके हमें बनाते हैं, हमें बनाते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं, कई सारे 2-3 इक्विपमेंट मिल करके जनरेटर का एक सिस्टम बनाते हैं। मुझे इनपुट वोल्टेज मिला था 220 वोल्ट, जो कि सफिशियंट नहीं था एक्सरे प्रोडक्शन के लिए, और ये 220 वोल्ट जो था वो मेरा था एसी करंट था, जो कि फ्लक्चुएशन क्रिएट कर रहा था, एक बार पॉजिटिव में जा रहा था फिर नेगेटिव में जा रहा था, और ये नेगेटिव की वजह से मुझे कॉन्स्टेंटली इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैथोड से ना मिलता और एक्सरे प्रोडक्शन बराबर नहीं हो पाता। इसके लिए मैंने क्या किया, वोल्टेज को बढ़ाने के लिए मैंने ट्रांसफार्मर का यूज किया। ट्रांसफार्मर में मैंने आपको बताया कि कैसे हम स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। फिर वहां पे मैंने वोल्टेज को बढ़ाया या घटाया, दोनों कर सकते हैं, वो कर लिया। आजकल हमारे मॉडलिटी में, जो हमारे एडवांस मॉडलिटी है, वहां पे हमारे पास जो ट्रांसफार्मर आता है वो ऑटो ट्रांसफार्मर आता है। वो जरूरत के अकॉर्डिंग कभी भी स्टेप अप हो जाता है और जब जरूरत होती है तो स्टेप डाउन खुद बन जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने हाई वोल्टेज तो बना लिया, लेकिन हाई वोल्टेज के बाद अब हमें उसको डीसी में कन्वर्ट करना था, क्योंकि वोल्टेज तो है लेकिन अभी भी क्या है, ये एसी करंट है, एक बार पॉजिटिव में जाता है फिर नेगेटिव में आता है। और जब ये पॉजिटिव में जाएगा तो इलेक्ट्रॉन तो कांस्टेंट फ्लो कराएगा, लेकिन जब ये नेगेटिव में जाएगा तो इलेक्ट्रॉन धीरे फ्लो करने लगेगा। क्यों? क्योंकि वोल्टेज का काम ही है, वोल्टेज क्या करता है, इलेक्ट्रॉन हमारे पास जो होता है, यानी जो करंट होती है, कितनी तेजी से फ्लो करेगा, कितना स्लो फ्लो करेगा, ये आपका डिसाइड करता है वोल्टेज। अगर वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस को मैं ज्यादा क्रिएट कर दूं, डिफरेंस 2 पॉइंट की एनर्जी के डिफरेंस को मैं ज्यादा बढ़ा दूं, तो मेरा करंट जो है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो तेजी से फ्लो करने लगेगा। अगर मैं वोल्टेज को कम कर दूंगा तो स्लो फ्लो करेगा इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। उसके लिए अब मैंने क्या किया कि डीसी करंट बनाने के लिए, ताकि कांस्टेंट फ्लो करे हमारा करंट,
उसके लिए मैंने रेक्टिफायर का यूज किया। रेक्टिफायर में मेरे पास लो फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी होती है। इसमें मैंने बताया लो फ्रीक्वेंसी में 50 to 60 हर्ज हम यूज करते हैं, यहाँ पे 120 किलो हर्ज का हमने बताया। फिर सिंगल फेज में मैंने बताया कैसे हाफ वेव रेक्टिफायर काम करता है, कैसे फुल वेव रेक्टिफायर काम करता है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि हमारे पास 3 फेज 6 पल्स कैसे यहाँ पे इस तरीके से काम करता है। इन्हीं को हम 2 बार जोड़ करके कैसे हम 3 फेज से 12 पल्स बनाते हैं, वो मैंने आपको बताया। पॉइंट रह गया हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर। हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर में हमने आपको बताया कि हम किलो वोल्टेज में लेते हैं, किलो हर्ट्ज में लेते हैं। यहाँ पे हमने सिर्फ आपको बताया था 50 से 60 हर्ट्ज, यहाँ पे है किलो हर्ट्ज में 100 किलो हर्ट्ज, 120 किलो हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी इतना ज्यादा होती है कि हमारा जो रिपेल होता है, यानी हमारा जो फ्लक्चुएशन होता है, वो ना के बराबर हो जाता है। यानी अगर हम बात करें तो इसमें हम लगभग 50% को कंट्रोल कर पाते हैं, इसमें लगभग 70%, इसमें लगभग 90%, इसमें हम 99% फ्लक्चुएशन को कंट्रोल कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है। जो हमारा रेक्टिफायर है, वो जो हमारे पास रेक्टिफाई करता है, वो फ्रीक्वेंसी इतना ज़्यादा होने की वजह से फ्लक्चुएशन हमारा बिल्कुल कम हो जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है। 1% या 1% से भी कम हमारा फ्लक्चुएशन रह जाता है। और इन्हीं के नाम से, इन्हीं फ्रीक्वेंसी के नाम के बेसिस पे ही हमारे जनरेटर का भी नाम रखा जाता है। जैसे मैं बोलूं कि कोई एक्सरे मशीन आप परचेज करोगे, खरीदोगे, तो आप पूछो, वो आपको जो दुकान वाला या जो आपका कंपनी वाला है, वो आपको बोलेगा लो फ्रीक्वेंसी जनरेटर इनबिल्ड है इस मशीन में। तो लो फ्रीक्वेंसी का मतलब या तो सिंगल फेज होगा या 3 फेज होगा। आप उससे पूछ सकते हैं कि सिंगल फेज है या 3 फेज है। वो अगर बताता है 3 फेज, तो आप फिर उससे पूछ सकते हैं 3 फेज में क्या 12 पल्स है या 6 पल्स है, तो ये आपका हो गया। अगर वो बोलता हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर, वैसे जितनी भी आपकी आजकल की एडवांस मशीनें आती हैं एक्सरे की, या हमारे पास डिजिटल में आजकल हमारे पास पोर्टेबल डीआर आ गया, उन सब में आपकी हाई फ्रीक्वेंसी ही होती है। क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी जब रहेगी तभी आपका एक्सरे प्रोडक्शन अच्छा हो पाता है और आपकी क्वालिटी, इमेज क्वालिटी भी बेटर आ पाती है। तो हमारे पास जब हाई फ्रीक्वेंसी हम रेक्टिफायर यूज करते हैं, तो हमारे जनरेटर का भी नाम इसी से बन जाता है, हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर। जब हम लो यूज करेंगे, लो फ्रीक्वेंसी जनरेटर। अगर हम इसकी बात करें तो आप इसके बेसिस पे अगर क्लासिफाई करो तो आप बोलोगे सिंगल फेज जनरेटर, 3 फेज जनरेटर, समझ आई ना। या इसमें भी और भी अगर आप क्लासिफाई करो, सब क्लासिफाई करो, तो आप 3 फेज 6 पल्स जनरेटर, 3 फेज 12 पल्स जनरेटर, हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर, इन्हीं रेक्टिफायर की वजह से ही हमारे जनरेटर का भी नाम बदलता है, नाम रखते हैं हम। ठीक है, ओके। इसके बाद हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।